नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका जीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सतर्कता ही सुरक्षा का पहला कदम है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में साइबर अपराधियों द्वारा भिन्न भिन्न तरीकों से हमें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो अगर आप साइबर फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो आज इस क्लास सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। क्लास में अंत तक बने रहिए और जानिए किस किस प्रकार से साइबर अपराध संचालित हो रहा है और किस प्रकार से आप उससे बच सकते हैं। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले ये बताना जरूरी हो जाता है कि ये जो टॉपिक है वो यूपीएसआई और यूपी पुलिस 2025 के एग्जाम को ध्यान में रखकर लेकर आया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो ये एग्जाम देने जा रहे हैं वो इस टॉपिक को अंत तक जरूर देखें। इस टॉपिक की शुरुआत से लेकर अंत तक एक एक पॉइंट जो भी मेंशन किया गया है यहाँ पर इस क्लास सेशन में वो सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो क्लास सेशन में अंत तक बने रहें। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइबर अपराध या साइबर क्राइम। चलिए देखते हैं सबसे पहले साइबर अपराध होता क्या है, साइबर क्राइम होता क्या है। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है, साइबर शब्द जुड़ते ही आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए। क्राइम तो हम सब सुनते ही हैं, अगर साइबर शब्द उसमें जुड़ गया तो आपको पता होना चाहिए ये किससे रिलेटेड हो गया। ये हो गया कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा संचालित जो भी आपराधिक गतिविधियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है, साइबर अपराध कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? तो क्या कह रहा है, ये एक ऐसी गतिविधि है जो या तो कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क या फिर नेटवर्क डिवाइस को लक्षित करती है या उसका उपयोग करती है। ये जो अपराध है यानी कि साइबर अपराध जो है वो या तो कंप्यूटर द्वारा संचालित होता है या कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा या फिर नेटवर्क डिवाइस को लक्षित करता है। ठीक है, या फिर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस भेजा जाता है ना, इस प्रकार से कंप्यूटर डिवाइसेस को लक्षित करता है। ये व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकता है, ये पर्सनल कोई व्यक्ति भी कर सकता है और ये विभिन्न संगठनों द्वारा भी संचालित किया जा सकता है। राइट, पॉइंट आपको याद रखना है। साइबर अपराध जो है वो संगठित तरीके से भी संगठनों द्वारा भी किया जा सकता है और पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति भी साइबर अपराधी हो सकता है, जैसे हैकर होते हैं, क्रैकर होते हैं। राइट, तो ये सब क्या होते हैं, व्यक्तिगत रूप से करते हैं और विभिन्न संगठनों द्वारा भी क्या किया जाता है, साइबर अपराध को संचालित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साइबर अपराध के प्रकारों के बारे में। आई होप अभी तक आपको जितनी भी बातें मैंने साइबर अपराध से समझाई समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं प्रकारों की। प्रकारों में क्या है, ईमेल या इंटरनेट धोखाधड़ी। आप सभी जानते होंगे ईमेल के थ्रू भी क्या होता है, गलत गलत मेल आपके मेल पर भेजी जाती हैं। इस तरह की इनक्रिप्ट मेल होती हैं कि वो क्या करती हैं, आपके मेल में जाकर वायरस पैदा कर देती हैं। कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं। इंटरनेट धोखाधड़ी से मतलब ये हो गया, जैसे आप देखते होंगे कि विभिन्न तरह के लिंक आपके मोबाइल में भेजे जाते हैं, उसमें अगर आप एक क्लिक भी करते हो तो आपके अकाउंट से पैसा खाली हो जाता है ना। कई और प्रकार के, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहां पर भी धोखाधड़ी होती है, नकली प्रोडक्ट की सप्लाई करी जाती है। या फिर क्योंकि हमारा जो फोन है आजकल क्या हो गया है, सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन उसके अंदर रहता है, मतलब आधार से लिंक हो गई है हर चीज़, सब कुछ है, तो वहाँ पर हमारे फ़ोन के अंदर सारे डेटा उपलब्ध रहते हैं। राइट, तो उसके थ्रू क्या होता है, ऑनलाइन धोखाधड़ी या इंटरनेट धोखाधड़ी को बढ़ावा मिल रहा है। राइट, पहचान धोखाधड़ी, ये भी आप जानते होंगे कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया में लोग नकली आईडी बना लेते हैं, मतलब जो उनका सच में जो उनका सही नेम है उस नेम से ना बनाकर नकली आईडीज बना लेते हैं। उससे क्या करते हैं, वो धोखाधड़ी करते हैं। राइट, वित्तीय या कार्ड भुगतान डेटा की चोरी कर लेते हैं, कॉर्पोरेट डेटा की चोरी और बिक्री करते हैं, रैंसमवेयर हमले करते हैं, क्रिप्टो जैकिंग होती है, साइबर जासूसी होती है, कॉपीराइट का उल्लंघन होता है, गैर कानूनी जुआ खेला जाता है। इसके और उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। वैसे तो अब जुआ खेलना कानूनी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा ड्रीम11, रमी सर्कल, है ना, ये सारे जो होते हैं ये सब क्या है, जुए में आते हैं। ड्रीम11 हो गया, रमी सर्कल हो गया और पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं। राइट, ये सब क्या है,
गैर कानूनी जुआ के उदाहरण है। इन सबको अभी हम आगे पूरा डिस्क्राइब करेंगे आपको और सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। अवैध वस्तुओं को ऑनलाइन बेचना, मैंने आपको बताया नकली प्रोडक्ट क्या होते हैं। हमें साइट पर जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, अमेज़न हो गया, वहाँ पर साइट में हमें वो असली की तरह ही दिखाई देंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट होते कैसे हैं, नकली होते हैं, ठीक है। तो अवैध वस्तुओं को क्या करते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं, राइट। ये होते हैं साइबर अपराध के प्रकार। नेक्स्ट आगे देखते हैं, साइबर जो अपराध बढ़ रहा है उससे समस्याएं किस किस प्रकार की उत्पन्न हो रही हैं, तो समस्याओं पर बात कर लेते हैं। क्या है, इंटरनेट के माध्यम से आर्थिक अपराध, अवैध वस्तुओं की खरीद फरोख्त, जुआ खेलना, जालसाजी, दुष्प्रचार, पासवर्ड की चोरी, सूचनाओं की चोरी आदि बढ़ती जा रही है। अगर हम आर्थिक अपराधों की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप देखते होंगे जो हैकर्स होते हैं, जो साइबर अपराधी होते हैं, हमारे फ़ोन पर क्या करते हैं, कुछ ऐसे लिंक्स भेज देंगे या कुछ ऐसे मैसेजेस भेज देंगे, लोक लुभावने मैसेज भेजते हैं, ऐसे कॉल आपको करते हैं, फ्रॉड कॉल्स आती हैं, कई बार आपने देखा होगा, जिसमें आपसे कहते हैं कि आपने ऑनलाइन खरीदारी की थी तो उसमें आपने क्या किया है, जीता है, एक इनाम जीता है, इसमें आपको 2000 तक की एक टोकन मनी जमा करनी होगी और आपको कुछ टोकन मनी जमा करके फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद क्या होगा, आप अपना इनाम जो है वो लेकर जा सकते हैं, जिसमें छोटे मोटे इनाम नहीं, रेंज रोवर मिल जाएगी आपको, स्कॉर्पियो मिल जाएगी, मर्सिडीज मिल जाएगी, लाइक इस तरह के क्या होते हैं, आपको लोक लुभावने मैसेजेस दिए जाते हैं, कॉल्स किए जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, आर्थिक अपराधों में शामिल होते हैं। अवैध वस्तुओं की खरीद फरोख्त होती है, जुआ खेलना, जालसाजी करना, दुष्प्रचार करना, है ना। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा वर्तमान समय में अगर हम पॉजिटिव कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसका प्रचार प्रसार इतना नहीं होता है। अगर आपने कोई भी एक कंटेंट या कोई भी ऐसा समाज से विपरीत हटकर कोई भी काम ऐसा किया हो, उसको क्या करते हैं, इतना वायरल कर दिया जाता है उस चीज़ को, नेगेटिविटी समाज में बढ़ती जा रही है, दुष्प्रचार चीज़ों का बढ़ता जा रहा है, किसी सही चीज़ को भी इस तरह से प्रचारित करते हैं कि वो गलत ठहर जाती है, राइट। तो ये होता है, ये सब काम कहाँ पर करे जाते हैं, साइबर अपराधियों द्वारा किए जाते हैं। पासवर्ड की चोरी कर ली जाती है। कहा जाता है ना कि जैसे आपके गूगल पासवर्ड वगैरह हो गए, कभी भी आप अपने मोबाइल में सेव ना कीजिए, है ना, क्योंकि क्या होता है वहाँ, भाई हमारा फ़ोन जो है वो आजकल हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। फ़ोन के अंदर हम हर चीज़ का डेटा रखते हैं, ठीक है, हमारी पर्सनल फ़ोटोज़ रहती हैं, वीडियोज़ रहते हैं, सारी ही मतलब ऑल ओवर सारी चीज़ें हमारे फ़ोन के अंदर उपलब्ध हैं। अगर वर्तमान समय में आपको किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना हो तो उससे बात करने के बजाय आप 5 मिनट के लिए उसका फ़ोन ले लीजिए और फ़ोन लेकर आप उसमें देखिए, आपको उस सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंदाज़ा लग जाएगा। उसके द्वारा की गई सर्चेस से पता लग जाएगा, मैसेजेस देखकर पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति है, राइट। तो क्या होता है, फ़ोन जो है हमारा क्या बन गया है, हमारा व्यक्तित्व की पहचान बन गया है, ठीक है। तो पासवर्ड की चोरी, सूचनाओं की चोरी आदि क्या हो रही हैं, ये सब सभी समस्याएं क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं साइबर अपराध की वजह से। इसका एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिला था नवंबर 2022 में, और एक एग्जाम्पल अभी आपने हाल फिलहाल में भी देखा था। कब हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा था कि पाकिस्तान द्वारा क्या किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने क्या किया था, साइबर अटैक किए थे, राइट। जब ये हमसे जंग वैसे नहीं जीत पा रहे थे तो क्या किया था, पाकिस्तानियों के द्वारा साइबर अटैक की धमकी दी जा रही थी, आपको ऐसे मैसेजेस भेजे जा रहे थे, मेल्स भेजे जा रहे थे, ऐसी चीज़ें, गलत गलत वीडियोस सब वहाँ से भेजे जा रहे थे ताकि लोगों के अंदर भ्रांतियाँ पैदा हो जाएं तरह तरह की, ठीक है। तो ये सब क्या कहते हैं, साइबर अटैक का ही एक उदाहरण है, राइट। तो एम्स में क्या हुआ था, नवंबर 2022 में साइबर हमला किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, चाइना के द्वारा किया गया था। हाल फिलहाल में आपने देखा
साइबर अटैक किसके द्वारा किया गया? पाकिस्तान के द्वारा किया गया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, राइट। तो ये सारी समस्याएं हैं जो डिजिटलाइजेशन, जितना कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट। जितना डिजिटलीकरण, जो ये जो डिजिटलाइजेशन का युग है, जितना हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये एआई का जो चल रहा है वर्ड, जितना ये हमारे लिए बेनिफिशियल है उतना ही क्या है, हानिकारक भी है। अगर सही तरीके से इसका प्रयोग ना हो, सही जानकारी आपके पास उपलब्ध ना हो, तो ये सभी क्या है, हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं, राइट। तो इसी वजह से ये जो टॉपिक है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए चलिए। नेक्स्ट देखते हैं, साइबर क्राइम के लिए क्या क्या कानून बनाए गए सरकार के द्वारा। यानी कि अगर साइबर अपराध बढ़ रहा है तो उससे निपटने के लिए या निपटान करने के लिए सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा कौन कौन से कानून लेकर आए गए हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। और आपको पता होना चाहिए कि यूपीएसआई 2017 और 2022-23 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कानून से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आया था, यानी कि आईटी एक्ट आया था, कब आया था? सन 2000 में, राइट। सन 2000 में आईटी एक्ट आया था, जिसमें क्या किया गया था, बोला गया कि भाई साइबर अपराध, जो भी जिस प्रकार का भी कोई भी साइबर अपराध होगा, वो आईटी एक्ट 2000 के तहत क्या किया जाएगा, उसका निवारण किया जाएगा। यानी कि आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उनका निपटान करवा सकते हैं, ठीक है। इसको राष्ट्रपति के द्वारा कब मंजूरी मिल गई? तो 9 जून 2000, सन 2000 को इसे राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिल गई। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि जो कोई भी एक क्या होता है, उसको विधेयक जो होता है, कोई भी विधेयक होता है, तो वो विधेयक जो होता है, अधिनियम कब बनता है, अधिनियम कब बन जाता है? तो आप सभी को पता होगा, जब संसद के द्वारा स्वीकृति मिल जाती है, राइट। संसद की स्वीकृति के बाद क्या होता है, अधिनियम बनता है, संसद की स्वीकृति के बाद, है ना। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आपको इससे रिलेटेड आर्टिकल याद रखना है। आर्टिकल 79 में क्या है, संसद का प्रावधान किया गया है। और संसद के अंग कौन कौन से हैं, तो आपको संसद के अंग पता होने चाहिए। राष्ट्रपति हो गया, आर्टिकल, अगर आपसे आर्टिकल पूछ ले तो आप बताएंगे आर्टिकल 52। सेकंड हो गया राज्यसभा, आर्टिकल 80। थर्ड हो गया लोकसभा, आर्टिकल 81, राइट। इन सबों की क्या होती है, स्वीकृति जब मिलती है तब कोई भी विधेयक जो होता है वो क्या बन जाता है, अधिनियम या एक्ट बन जाता है, राइट। पहले राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, फिर लोकसभा में प्रस्तुत होता है, और अंतिम रूप से जब राज्यसभा लोकसभा से सहमति मिल जाती है तो अंतिम रूप से वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देते हैं तब क्या होता है, कोई भी विधेयक, अधिनियम या एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा आईटी एक्ट सन 2000 जो आया था उसको मंजूरी कब मिली थी, तो आपको याद रखना है कि 9 जून सन 2000 को क्या हुआ था, राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार बना लेंगे, राइट। कब अनुमति मिली थी, तो 9 जून सन 2000 को अनुमति मिली थी। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि 9 जून 2000 को क्या हुआ था, मंजूरी मिल गई थी, तो ये एक्ट जो था वो लागू कब हो गया था। भाई विधेयक, एक्ट बना, अधिनियम बना, अधिनियम बनने के बाद उसके लागू करने की भी कोई तिथि होती है ना, तो उस तिथि से भी क्वेश्चन बना है। तो आपको याद रखना है क्या तिथि थी, लागू कब से हुआ, 17 अक्टूबर सन 2000 से लागू हुआ, ठीक है। तो आईटी एक्ट के बारे में क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, आया कब, तो आपको याद रखना है आईटी एक्ट सन 2000 में आया। राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, 9 जून सन 2000 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। अगर आपसे पूछा जाए कि ये लागू कब हुआ, तो आपको याद रखना है 17 अक्टूबर क्या हुआ था, 2000 को ये लागू कर दिया गया था आईटी एक्ट, राइट। ये पॉइंट आपसे पूछा गया है यूपीएसआई 2017 में, ठीक है। तो एक एक डेट आपको याद रखनी है। 9 जून को राष्ट्रपति की अनुमति मिली, 17 अक्टूबर को क्या हुआ, इसे लागू कर दिया गया। देन क्वेश्चन आपसे बनता है कि आईटी एक्ट की एक धारा है, कौन सी धारा है,
आपको याद रखना है धारा है 66A। धारा 66A क्या कहती है उसके बारे में भी जानिए। आईटी एक्ट की धारा 66A क्या कहती है जानिए जरा। वर्ष 2015 में श्रेया सिंघल मामले में, कि कौन सा मामला था, वर्ष 2015 का मामला था, कौन था, श्रेया सिंघल मामला था, में इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया गया। कौन से प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया गया, तो धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया गया क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया गया, उल्लंघन मानते हुए इसे रद्द कर दिया गया। कौन सा रद्द कर दिया गया, धारा 66A को रद्द कर दिया गया। बात क्लियर हो गई। वर्ष कब था, 2015 का था। कौन सा मामला था, श्रेया सिंघल का मामला था। इस मामले के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये माना गया कि ये जो है निजता का हनन है। ठीक है, ये जो है क्या करता है, निजता का हनन करता है। किसी व्यक्ति की पर्सनल सूचना हम, यानी कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, हमें अपनी बात रखने की जो स्वतंत्रता है, या हमारी निजता का क्या करता है, ये हनन करता है। इसलिए इसे क्या कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। यहाँ तक असंवैधानिक घोषित करके इसे क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 19 क्या कहता है। अगर यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या कहता है, जो कि किसका प्रतीक है, मूल अधिकार का प्रतीक है, हमारा मौलिक अधिकार है। राइट, क्या है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार संविधान का कौन सा भाग प्रतीक है इसका, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। राइट, इसमें क्या है, आर्टिकल 19 में भाषण की स्वतंत्रता, यानी कि आप इसे कह सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाग 3 संविधान के आर्टिकल 19 में भाषण की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, और आर्टिकल 21 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार दिया गया। ये भी किसका भाग है, मौलिक अधिकार का भाग है। राइट, ये भी क्या है, जीवन जीने का अधिकार भी हमारा मूल अधिकार है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार है, दोनों को क्या करता है, दोनों के ये विपरीत था। इसलिए क्या किया गया, आईटी एक्ट की धारा 66A को क्या कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर दिया गया। धारा 66A किससे संबंधित थी, तो आपको याद रखना है ये संबंधित थी आईटी एक्ट सन 2000। ठीक है, 2000 में एक एक्ट आया, आईटी एक्ट, जिसके तहत धारा 66A जो कि निजता के हनन या फिर जीवन जीने के अधिकार को क्या करती थी, प्रतिबंधित करती थी। इसलिए उसे क्या कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर दिया गया। किस मामले के तहत किया गया, तो श्रेया सिंघल के मामले के तहत किया गया। कब आया था ये मामला, उजागर कब हुआ था, तो सन 2015 में ये मामला प्रकाश में आया था। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साइबर क्राइम के लिए कानून क्या क्या है, हम बात कर रहे हैं कानूनों की ही। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहां से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए आपको क्या करना है, इन पर भी ध्यान रखना है। भारत सरकार ने वर्ष 2013 में, कब, वर्ष 2013 में क्या किया, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का निर्माण किया। कौन सी नीति आई थी वर्ष 2013 में, तो कौन सी नीति आई थी, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति। ठीक है, कौन लेकर आया, भारत सरकार लेकर आई। किसके लिए लेकर आई, साइबर क्राइम से निपटारा करने के लिए। ठीक है, जो भारत में, जो देश विदेशों में क्या हो रहा है, साइबर अपराध बढ़ रहा है, तो भारत सरकार द्वारा भारत में साइबर कानून एक लेकर आया गया। कब, 2013 में, जिसे क्या नाम दिया गया, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति नाम दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति वर्ष 2013 में साइबर अपराधों से निपटान करने के लिए भारत सरकार द्वारा लाई गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, BN श्री कृष्णा समिति सन 2018 में, BN श्री कृष्णा समिति सन 2018 में आई, 2018 में,
ये किससे रिलेटेड थी? पर्सनल डाटा के संरक्षण पर आधारित थी। ये भी क्या है? साइबर सुरक्षा नीति के तहत लाई गई एक योजना थी। ठीक है, पर्सनल डाटा के संरक्षण पर आधारित थी। एक समिति थी, कौन सी समिति थी? बी.एन. श्री कृष्णा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2018 में किया गया था। ये किससे रिलेटेड थी? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है, पर्सनल डाटा संरक्षण से रिलेटेड थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ बनाया गया? यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत का ये जो जितने भी पॉइंट वन लाइनर में दिए गए हैं, ये सब पिछले वर्षों में क्या है? पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये PYQs हैं, राइट? तो आपको क्या करना है? ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ से क्या है? वन लाइनर में क्वेश्चन बनेंगे। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ बनाया गया? आपको याद रखना है, भारत का पहला अगर पूछा जाए साइबर पुलिस स्टेशन किस राज्य द्वारा बनाया गया, आप सीधे बताएंगे बेंगलुरु। कहाँ पर है भाई? बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका में। कर्नाटक, राइट? बेंगलुरु कर्नाटक में क्या किया गया? भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया था। यूपी नहीं है, MP नहीं है, कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में पहला साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जिसने प्रत्येक जिले में साइबर पुलिस स्टेशन खोले। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन पहला साइबर पुलिस स्टेशन किस राज्य में खोला गया, आप आंसर करेंगे बेंगलुरु कर्नाटक में खोला गया। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछता है कि भारत का पहला वह कौन सा राज्य है जिसने अपने प्रत्येक जिले में, क्या है? प्रत्येक जिले में वहां पर क्या है? एक पुलिस स्टेशन खोला गया। और एक ऐसे राज्य की बात हो रही है जिसने अपने प्रत्येक जिले में, अपने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में क्या किया? एक साइबर पुलिस स्टेशन खोला। तो वो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र ने क्या किया? भारत, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेंगे। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जिसने प्रत्येक जिले में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए थे, राइट? ये पॉइंट याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, उत्तर प्रदेश के एग्जाम से संबंधित है। यूपी का नाम आ गया है तो वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? क्या है? उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नोएडा व लखनऊ में साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए थे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यूपी के किन शहरों में सर्वप्रथम साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए थे। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है। यूपी के कौन से शहर थे? नोएडा और लखनऊ। यूपी के दो शहर थे जहां पर सबसे पहले साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए थे, नोएडा में और लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और नोएडा जो है आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नोएडा सबसे ऊपर आता है यूपी में, राइट? याद रह जाएगा, उत्तर प्रदेश में नोएडा व लखनऊ में सबसे पहले साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए। नेक्स्ट देखते हैं, बुडापेस्ट कन्वेंशन। अब जानते हैं बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे संबंधित है। ठीक है, हमने क्या क्या जाना अभी तक? हमने जाना IT एक्ट सन 2000 के बारे में। ठीक है, हमने बात की किसकी? धारा 66A की। अब हम बात कर रहे हैं बुडापेस्ट कन्वेंशन की। बुडापेस्ट कन्वेंशन की, ये सभी अगर आपसे पूछे जाएं किससे रिलेटेड हैं तो आपको याद रखना है ये सब किससे रिलेटेड है? साइबर अपराध से, यानी कि साइबर क्राइम से रिलेटेड है। ठीक है, राइट? याद रह जाएगा। अब देखते हैं बुडापेस्ट कन्वेंशन कब आया। कब आया? सन 2001 में आया, 2001 में आया। ठीक है, बुडापेस्ट कन्वेंशन कब हुआ? 2001 में ये कन्वेंशन हुआ था। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, हंगरी। ठीक है, यह साइबर क्राइम पर एक कन्वेंशन था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे संबंधित था? ठीक है, डिजिटलीकरण से था, साइबर क्राइम से संबंधित था,
या फिर कुछ और आपको ऑप्शन दे दे तो आपको क्या याद रखना है, बुडापेस्ट कन्वेंशन पर्यावरण से संबंधित था, है ना, या पारिस्थितिकी से, पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित था, तो आपको याद रखना किससे संबंधित था, ये था साइबर क्राइम पर एक कन्वेंशन, ठीक है। तो बुडापेस्ट कन्वेंशन नाम आते ही आपको याद रखना है साइबर क्राइम से संबंधित एक कन्वेंशन था। इस कन्वेंशन का आर्टिकल 32B, कौन सा आर्टिकल है, 32B, किसकी बात करता है, आर्टिकल 32B डाटा तक पहुंच की अनुमति प्रदान करता है। कौन सा है, किसी भी प्रकार का डाटा हो उसकी पहुंच तक अनुमति प्रदान करता है। कौन सा कन्वेंशन, बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001, राइट, याद रह जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये कन्वेंशन किससे संबंधित था, आप बताएंगे साइबर क्राइम से संबंधित था। इसके तहत क्या किया गया, आर्टिकल 32B में क्या प्रावधान किया गया, तो किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन या डाटा तक पहुंच को क्या किया गया, की अनुमति प्रदान की गई, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत ने अब तक हस्ताक्षर इस पे नहीं किया है क्योंकि ये भारत को ऐसा लगता है कि ये हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए हितकारी नहीं है, ठीक है। भारत ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किया है बुडापेस्ट कन्वेंशन पे, ये पॉइंट याद रखना है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि यह राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है। भारत को ऐसा लगता है, जो कि बिल्कुल ठीक लगता है, कि हम अपने डेटा को दूसरे देशों के साथ क्यों बांटें, भाई वो हमारे डेटा का, यहाँ भारतवासियों के डेटा का को चुरा कर या हम उनसे कन्वेंशन ऐसा कर लें तो वो हमारे डेटा को किसी भी प्रकार से मिसयूज कर सकते हैं, राइट। तो इस वजह से क्या है, भारत को लगता है कि ये हमारी राष्ट्र की संप्रभुता, यानी कि हमारे राष्ट्र की संप्रभुता का हनन करता है, उल्लंघन करता है, इसलिए क्या है, भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या क्या जरूरी हो गया बुडापेस्ट कन्वेंशन से रिलेटेड, आपको आर्टिकल याद रखना है 32B, और भारत क्या है, भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ठीक है, हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि भारत को लगता है कि ये भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की, राइट। आपको पता होना चाहिए स्पैम ईमेल क्या होते हैं, स्पैम कॉल्स क्या होते हैं, स्पैम मैसेजेस क्या होते हैं। तो स्पैम का मतलब खतरे की घंटी, है ना। आपने देखा होगा स्पैम जब भी लिख कर आता है तो रेड कलर का उसमें क्या होता है, रेड कलर का पूरा सिंबल होता है, राइट। तो उसमें बड़ा बड़ा स्पैम लिख कर आता है, तो रेड क्या होता है, खतरे का निशान होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्पैम ईमेल, वे मेल जो कंप्यूटर या मोबाइल से नुकसान करते हैं, राइट। वे मेल जो कंप्यूटर या मोबाइल में को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्पैम मेल कहलाते हैं। स्पैम कॉल्स होते हैं, ऐसे कॉल्स होते हैं जो फ्रॉड करने के लिए किए जाते हैं, राइट। जो हमारे अगर हमें स्पैम कॉल आ रही है, स्पैम मैसेजेस आ रहे हैं या ऐसे कुछ लिंक्स आ रहे हैं, उनको हम क्लिक कर दे रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर या मोबाइल को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, राइट, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हैकिंग क्या होती है। हैकिंग क्या होती है, जैसे आपका फोन मैं हैक करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी भाई, मैं ऐसे वायरस भेजूंगी आपके, या मैं ऐसा कोई लिंक भेजूंगी, या मैं ऐसा कोई मैसेज भेज दूंगी जिसपे आप क्लिक करें, और आपने वहां क्लिक किया और आपका फोन मैंने हैक कर लिया, ठीक है। अब मुझे आती तो नहीं है तो डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगी कि क्या प्रोसेस करनी है, राइट। तो वहां तक बात नहीं पहुंचेगी, बस एक मोटा मोटी आइडिया ले लीजिए कि किस प्रकार से हैकिंग होती है, ठीक है। किसी के कंप्यूटर को लक्षित करके उसे क्षति पहुंचाना क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है, राइट। अब क्या है, मोबाइल ने हमारी जिंदगियों को तो हैक कर ही रखा है। आप सभी जानते हैं भाई, सुबह उठो फोन चलाओ, शाम में उठो फोन चलाओ, है ना, वॉशरूम जाओ फोन चलाओ। आप सभी को पता होगा बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हमारे सराउंडिंग में कि वो, अब तो क्या हो गया है, ये एक हैबिट बन गई है, ये एक बीमारी बन गई है, साइकोलॉजिकल क्या होता है, बीमारी हो गई है कि एक सेकंड भी फोन हम ऐसे रख देते हैं, हमें लगता है ओ माय गॉड किसी का मैसेज तो नहीं आया, ओ माय गॉड कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमसे छूट रही है। अब सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव है
कि पूरा टाइम स्क्रॉल करने में ही बिता देते हैं, घंटों घंटों रील्स देख रहे हैं, घंटों घंटों फ़ोन चला रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, कितना टाइम इंसान अपना किल कर रहा है उसको खुद भी पता नहीं चलता है, राइट। तो ये क्या हो गई, ये हमारी साइकोलॉजी को इस तरह से, फ़ोन ने हमारी साइकोलॉजी को इस तरह से हैक कर रखा है, तो वो भी क्या हो गई, कंप्यूटर को लक्षित करके हमारी जिंदगी द्वारा हमारी जिंदगी में की गई हैकिंग हो गई, राइट। नेक्स्ट देखिए, हैकिंग जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की हैकिंग होती है। एक होते हैं ब्लैक हैट हैकर, दूसरे होते हैं वाइट हैट हैकर, ठीक है। तो ब्लैक हैट जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है हैकिंग, या कोई एक ऐसा संगठन होगा जो पूरा संगठन बना होगा, वो भी क्या करेगा, आपके फ़ोन में ऐसे वायरस भेजेगा, आपके फ़ोन में ऐसे लिंक्स भेजेगा, जिससे क्या करें, आप क्लिक करें और वो क्या करें, आपका फ़ोन या कंप्यूटर हैक कर ले, राइट। और एक होते हैं वाइट हैट हैकर, वो क्या होते हैं, भारत सरकार के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। ब्लैक वाले जो हो गए, जैसे ब्लैक मनी हो गई, वाइट मनी हो गई, राइट। तो वैसे ही हो गए ब्लैक हैट हैकर और वाइट हैट हैकर। जैसे किसी अन्य देश द्वारा हमारे देश में साइबर अटैक किया गया, तो हमारे पास सुरक्षा के लिए कुछ लोग होने चाहिए ना, वैसे ही हमारी भी पूरी एक टीम होती है जो भारत सरकार के लिए कार्य करती है, वही क्या कहलाती है, वही कहलाते हैं वाइट हैट हैकर, राइट। वाइट हैट हैकर कहलाते हैं। तो मैंने आपको बताया हैकिंग जो होती है 2 प्रकार से होती है, कैसी कैसी, एक होती है ब्लैक हैट हैकर और दूसरे होते हैं वाइट हैट हैकर। ठीक है, व्हाइट हैट हैकर ये भारत सरकार के लिए कार्य करते हैं, व्हाइट हैट हैकर हमारी सरकार के लिए कार्य करते हैं। और ये जो होते हैं ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं, ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर सुरक्षा कमजोरियों को ढूंढने का हमेशा प्रयास करता है, और क्या करता है, व्यक्तिगत वित्तीय लाभ या दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उनका फायदा उठाता है, ठीक है। जैसे अकाउंट्स से पैसा निकालना, सूचना चुराना, राइट। क्या समझे आप इससे, मैंने आपको बताया कुछ क्या होते हैं, कुछ हैकर ऐसे होते हैं जो अपनी व्यक्तिगत आर्थिक समस्याओं के लिए क्या करते हैं, दूसरे के अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। ये क्या होता है, ब्लैक हैट हैकर में आते हैं, ठीक है। कुछ व्यक्तिगत रूप से अपनी सुविधाओं के लिए करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एक पूरा पूरा संगठन कार्य करता है, वो क्या करते हैं, पूरी पूरी टीम होती है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कॉल्स आते हैं, है ना, उसमें क्या करते हैं, आपको लोक लुभावने सपने दिखाते हैं कि आपने ये जीत लिया, वो जीत लिया, है ना। इस तरह से वो पूरा एक संगठन होता है, पूरी एक टीम होती है, वो पर्टिकुलर आपको कॉल नहीं कर रही है, वो ऐसे ही लाखों करोड़ों लोगों को कॉल कर रहे हैं। और उनमें से कुछ तो, जैसे आपको पता है कि शिक्षा का भारत में बहुत अभाव है, शहरी क्षेत्र में के मुकाबले अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो आज भी लोग बहुत पिछड़े हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। तो वो लोग क्या होते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं, उन्हें लगता है शायद ऐसा कुछ हो गया हो, हाँ मैंने शॉपिंग तो की थी, हो सकता है ऐसा हुआ हो, मैंने कुछ जीत लिया हो, मेरी लॉटरी निकल गई हो, राइट। तो क्या करते हैं वो लोग, इस तरह से हमें लोक लुभावने सपने दिखाकर या हमारे हमारे मानसिकता पर अटैक करके हैकिंग करते हैं, जिससे उनको क्या होता है, उनको अपना फ़ायदा मिलता है, या वो हमारे अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं, या हमारे डेटा को चुरा लेते हैं, जिसका मिसयूज़ करते हैं। वो आपको ब्लैकमेल करने में रैनसमवेयर की कॉल करते हैं, मतलब रैनसम मांगते हैं, आपसे पैसा मांगते हैं, आपके वीडियोस, आपके फोटोज चुरा लेते हैं, जिसका जो भाई आपके लिए ही नुकसानदेह है। फिर वो आपको धमकी देते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपका ऐसे ही वायरल कर दूंगा गलत तरीके से, ये वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा चोरी कर लिया, मान लीजिए जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट, वहाँ का कुछ ऐसी फाइल है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हैकर्स के हाथ लग गई, तो वो आपको धमकी देते हैं कि आप मुझे इतना रैनसम मांगते हैं, रैनसम वेयर कहते हैं इसको, रैनसम मांगते हैं, पैसा मांगते हैं कि आप मुझे इतना इतना अमाउंट दे दीजिए तो मैं आपका ये डेटा, आपकी ये फाइल आपको वापस कर दूंगा, ठीक है। तो ये करते क्यों हैं, ये अपने अपने क्या है, व्यक्तिगत लाभ के लिए
या किसी से क्या होता है दुश्मनी हो गई, तो कुछ लोग इस तरह से भी उसका फायदा उठाते हैं। भाई अगर वो इस फील्ड में एक्टिव हैं तो वो अपनी दुर्भावना, अपनी दुश्मनी का वहां पर भी क्या करते हैं, दुश्मनी निभा लेते हैं। ठीक है, तो याद रह जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हैकिंग क्या होती है, तो किसी के कंप्यूटर को या मोबाइल को टारगेट करके क्या की जाती है, उसे क्षति पहुंचाई जाती है। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि हैकिंग कितने प्रकार की होती है, आप बताएंगे 2 प्रकार की। व्हाइट हैट हैकर होते हैं और ब्लैक हैट हैकर होते हैं, राइट। व्हाइट हैट सरकार के लिए कार्य करते हैं और ब्लैक हैट हैकर होते हैं जो व्यक्तिगत कारणों से अपने अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शब्दावली। क्या है, साइबर बुलिंग। बुलिंग क्या होती है, बुली करना। ठीक है, क्या होता है, फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर, फेसबुक एक एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर अशोभनीय या गंदे कमेंट करना, बुलिंग करना, आप समझ ही गए होंगे, किसी को चिढ़ाना। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं आप। ठीक है, या फिर इंटरनेट पर धमकियां देना या मजाक बनाना। ठीक है, क्या कहलाता है, बुलिंग कहलाता है। फेसबुक एक एग्जाम्पल है। फेसबुक जैसी बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, राइट। और भी बहुत सारी फेसबुक सोशल मीडिया साइट्स हैं जहाँ पर क्या करते हैं, लोग एक दूसरे से चैटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, सब कुछ करते हैं। और फिर क्या होता है, वहाँ पर कुछ हैकर्स भी, वहाँ पर कुछ साइबर अपराधी भी एक्टिव रहते हैं, जो क्या करते हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है उसकी जानकारी लेकर साथ के साथ वैसी ही आईडी बनाएंगे, वैसी प्रोफाइल बनाएंगे आप, ताकि आप उनसे अट्रैक्ट हों और आप उनसे बातचीत शुरू करें। जब आप उनसे बातचीत शुरू कर देते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, वो आपका फायदा उठाते हैं। किस तरह से, आपके, अगर मान लीजिए आपने कोई रील अपलोड की, ठीक है, या फिर आपने कोई पोस्ट किया, उस पर क्या करेंगे, अगर आपने उनकी चीज़ों को नहीं माना तो क्या करते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। बहुत सारे आपने देखे होंगे, पॉजिटिव रील्स भी बहुत अच्छी अच्छी पड़ी होती है, वहाँ पर भी आप नीचे खोल कर देखेंगे अगर कमेंट बॉक्स में, तो आप देखेंगे जो लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बैठे होते हैं तो कितने गंदे गंदे कमेंट्स कर देते हैं ना, अशोभनीय कमेंट करते हैं, इंटरनेट पर धमकियां देते हैं, मजाक बनाते हैं, हम तुम्हारा सोशल मीडिया बंद करवा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और अगर उनसे कुछ नहीं होता तो वो आपका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा अच्छा बड़े रील्स बना रही हैं, अच्छा अच्छा बड़े वो पढ़ा रही हैं, है ना, ऐसा समथिंग कुछ। तो ये क्या होता है, साइबर बुलिंग होती है, यानी कि बुल करना होता है, किसी को भी परेशान करना या चिढ़ाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग मतलब स्टॉक करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, क्या करते हैं, आपकी प्रोफाइल, जैसे आजकल क्या हो रहा है, लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने पूरे दिन की दिनचर्या उनको दिखा रहे हैं बराबर, कि हम पूरे दिन सुबह से उठ रहे हैं, शाम तक हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो एक क्या होता है, सबको पता चल रहा है आजकल सोशल मीडिया के थ्रू, अच्छा वो इंसान इतने इतने टाइम पर क्या करता है, हम अपनी पूरी पर्सनल लाइफ को खोल कर रख दे रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। तो कुछ साइबर अपराधी ऐसे होते हैं जो स्टॉकिंग करते हैं, वो बराबर आपकी प्रोफाइल को चेक करते रहेंगे, अच्छा आप क्या क्या कर रहे हो, किस तरह के कंटेंट डाल रहे हो, किस कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, आपका आपकी लाइक्स क्या हैं, आपकी डिसलाइक्स क्या हैं, राइट। तो वो बराबर आप पर नज़र रखते हैं। जब नज़र रखते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं, आपको कॉल करेंगे, आपको मैसेजेस भेजेंगे। ये सारे साइबर अपराध होते एक ही जैसे हैं, बस क्या होता है, कोई थोड़ा थोड़ा तरीका चेंज होता है, किसी में कॉल मैसेज करेंगे, किसी में रैंसम मांगेंगे, किसी में किसी तरह से कुछ करेंगे। ठीक है, तो यही होता है। तो साइबर स्टॉकिंग क्या है, साइबर अपराधी द्वारा तंग करने वाले कॉल या मैसेज भेजे जाते हैं, जिसका उद्देश्य क्या होता है, केवल धन प्राप्त करना होता है, राइट। तो स्टॉकिंग क्या हो गई, स्टॉक करना हो गया, बराबर उन पर नजर रखते हैं, उसके बाद उनको ऐसे कॉल करेंगे, ऐसे मैसेज भेजेंगे। किस लिए भेजते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। ठीक है, कहेंगे हमें इतना पैसा दो, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, राइट। एग्जाम्पल हो गया फ्रॉड कॉल, मैसेज, लाइक
वही जो मैंने अभी आपको बताया, लॉटरी निकल गई है आपकी इतने करोड़ की, आप 2,000 रुपये दीजिए। और फॉर्म, मुझे खुद भी ऐसे कई बार कॉल आए हैं, मैम आपका 2,000 रुपये, आप बस एक आपको टोकन मनी जमा करनी है, आप आइए, अब बस टोकन मनी जमा कर दीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए, उसके बाद रेंज रोवर आपकी लॉटरी में निकली है, आप आइए और रेंज रोवर लेकर जाइए, राइट। तो ऐसे ऐसे लोग लुभावने क्या करते हैं, कॉल मैसेजेस करते हैं। तो किसी को भी इनमें क्या है, इनके चक्करों में पड़ना नहीं है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेटा डिडलिंग। डेटा डिडलिंग क्या होती है भाई? तो डेटा डिडलिंग क्या होती है, किसी भी मैसेज को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ठीक है। कोई भी, मान लो मैंने आपको मैसेज किया, राइट, मैसेज प्रोसेस होने से पहले ही क्या होता है, उसको बदल दिया जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो मैसेज बीच में ही बदल गया है, राइट। इस तरह से डिडलिंग करी जाती है कि वो आपको लगेगा एज इट इज, जैसा आपने मैसेज भेजा था वैसा ही दिखेगा आपको, लेकिन वहां पर क्या है, दूसरी तरह का मैसेज पहुंच जाएगा। इसको कहते हैं डेटा डिडलिंग, राइट। किसी भी चीज को ऐंठना या तोड़ मरोड़ कर पेश करना। कंप्यूटर के कच्चे डाटा को प्रोसेस होने से पहले ही बदल देना, जैसे ही प्रोसेस पूरी हो जाती है डाटा फिर से मूल रूप में आ जाता है, जिससे पता ही नहीं चलता कि डेटा डिडलिंग हुई है, राइट। मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको मैसेज किया, वो होता है, जब तक वो प्रोसेस नहीं हो जाता तो वो कच्चे डेटा के रूप में होता है, राइट। जब वो प्रोसेस हो जाता है उसी बीच में क्या होता है, जब प्रोसेसिंग चल रही होती है उसी बीच में डेटा डिडलिंग हो जाती है, आपके उसी मैसेज को बदल दिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि भाई मेरा मैसेज चेंज हो गया है, बदल गया है, राइट। यही क्या कहलाता है, डेटा डिडलिंग कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है, इसके बारे में जानिए। नकली सॉफ्टवेयर तैयार करके सस्ते दामों में बेचना। आपको पता होगा, आप अगर दिल्ली जाइए तो वहां पर क्या होता है, हर चीज का कॉपी आपको मिल जाएगा, राइट। जैसे किसी भी प्रोडक्ट को ले लीजिए, नायका ले लीजिए, एडिडास ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ये तो मैंने एक एग्जांपल सेट किया, राइट। तो वहां पर क्या होता है, किसी भी तरह के क्या किए जाते हैं, नकली सॉफ्टवेयर भी तैयार किए जाते हैं, जो क्या होते हैं, सस्ते दामों में बेच दिए जाते हैं। इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। क्या कहलाता है, नकली सॉफ्टवेयर रेडी करके, सॉफ्टवेयर भाई महंगे आते हैं ना, तो क्या करेंगे, उनको सस्ते दामों में करने के लिए नकली सॉफ्टवेयर रेडी कर देंगे और कहेंगे देखो भाई हम तो मार्केट से सस्ता आपको दे रहे हैं, राइट। तो वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। नेक्स्ट आता है सलामी अटैक। सलामी अटैक के बारे में जान लीजिए, उससे पहले थोड़ा सा पानी पीना जरूरी है। अब बात करते हैं सलामी अटैक की। अपराधी पैसे कमाने के लिए किसी भी व्यक्ति के सॉफ्टवेयर में ऐसी हेराफेरी करता है कि उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, ठीक है। क्या करता है भाई, जो भी अपराधी होता है, जो भी साइबर अपराधी होता है, वो आपके सॉफ्टवेयर में ऐसी हेरा फेरी करके दे देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। वो क्या कहलाता है, सलामी अटैक कहलाता है, राइट। अपराधी पैसे कमाने के लिए, किस लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए। भाई साइबर अपराध हो ही क्यों रहा है, इसीलिए तो हो रहा है कि वो या तो अपना व्यक्तिगत लाभ करें या संगठनों का लाभ हो, है ना। तो यही क्या कहलाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं लॉजिक बम। लॉजिक बम क्या है भाई, देख लीजिए। स्वतंत्र प्रोग्राम होता है, ये एक तरह का क्या होता है, प्रोग्राम होता है, राइट। प्रोग्राम होता है जिसमें प्रोग्राम बनाया ही इस तरह से जाता है कि ये तभी एक्टिवेट हो जब कोई विशेष तारीख या घटना निर्धारित की गई हो, राइट। जैसे जैसे आपने टाइम बॉम्ब देखे होंगे ना, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम निर्धारित कर दिया जाता है, राइट, और उसी टाइम पर वो फट जाता है, ठीक है। उसी तरह क्या है, ये लॉजिक बम है। ये एक क्या होता है, प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो क्या होता है, इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसमें एक पर्टिकुलर डेट और एक पर्टिकुलर टाइम डाल दिया जाता है, जो किसी एक उसी समय पर किसी एक विशेष तारीख या घटना को निर्धारित कर दिया जाता है कि उसी समय ये क्या होगा,
ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह का अपराध होता है। लाइक टाइम बॉम्ब, मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल टाइम बॉम्ब की तरह, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लॉजिक बम आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए ट्रोजन हॉर्स। हॉर्स का मतलब घोड़ा, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स क्या है? अनधिकृत प्रोग्राम है ना, जो अंदर से ऐसे काम करता है जैसे अधिकृत प्रोग्राम हो। मतलब ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि हमें लगेगा तो कि ये अधिकृत प्रोग्राम है, लेकिन ये क्या है, गलत तरीके से कार्य करता है, ठीक है। ईमेल बॉम्बिंग क्या होती है? किसी व्यक्ति के ईमेल पर बड़ी संख्या में भर भर के इतने मेल भेज दिए जाते हैं कि उसका अकाउंट जो होता है वो क्या पड़ जाता है, ठप हो जाता है, राइट। ईमेल बॉम्बिंग क्या होती है? बॉम्बिंग का मतलब समझ गए ना, इतना मेल भर भर के आपके मेल बॉक्स में भेज दिया जाएगा कि आपका अकाउंट ही ठप हो जाए। इसको क्या कहा जाता है? ईमेल बॉम्बिंग कहा जाता है। ये सारे क्या है, महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा ईमेल बॉम्बिंग क्या है, लॉजिक बम क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है, राइट। तो ये सब इसीलिए मैं आपको बताती जा रही हूँ एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपके माइंड में चीजें फीड होती चली जाए, राइट। नेक्स्ट देखिए, साइबर कूट रचना क्या है? कूट रचना मतलब कॉपी करना, ठीक है। कंप्यूटर, प्रिंटर अथवा स्कैनर द्वारा नकली हस्ताक्षर आदि बना लेना क्या कहलाता है? नकली बना लेना क्या कहलाता है? साइबर कूट रचना या कॉपी करना कहलाता है। आपने कई बार ऐसे घटनाएं सुनी होंगी कि बैंक में क्या हुआ, आपके नकली सिग्नेचर बना के पैसा उड़ा लिया गया, है ना। तो ये क्या होता है? इस तरह का साइबर क्राइम होता है, साइबर कूट रचना। कि अगर हमारे फोन में तो सारी चीजें हम रखते ही है ना, वहां पर क्या हुआ, आपके सिग्नेचर को कॉपी कर लिया, इस तरह से कॉपी किया कि वो बिल्कुल आपके सिग्नेचर जैसा असली ही लगेगा, ठीक है। और वो सिग्नेचर कॉपी करके बैंक में जाकर आपका वो सिग्नेचर वैसे ही करवा दिया गया, और वो लगा कि वो असली सिग्नेचर है, और वहां से आपके अकाउंट से पूरे पैसे उड़ गए, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? साइबर कूट रचना कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, साइबर मानहानि क्या है? साइबर मानहानि, साइबर मानहानि के बारे में जान लीजिए भाई। कंप्यूटर या इंटरनेट, क्या कंप्यूटर या इंटरनेट द्वारा की जाने वाली मानहानि क्या कहलाती है? साइबर मानहानि कहलाती है। जैसे भाई, अगर आपका सोशल मीडिया में अकाउंट है, कोई आपको फॉलो कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, जैसे आप एक तरह से वो मान लीजिए टेली उसके बारे में वो कौन सा है, ट्विटर, राइट, ट्विटर। तो ट्विटर पर क्या होते हैं, लोग पोस्ट करते हैं, है ना। ट्विटर पर लोग ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हैं। अगर मान लो किसी ने क्या कर दिया, किसी की मानहानि करी, मान लो आपने कोई पोस्ट किया, उसके खिलाफ कोई उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तो क्या करते हैं भाई, वो क्या कहलाती है? साइबर मानहानि कहलाती है। आपको इस तरह के मैसेजेस भेजेंगे, ऐसे ऐसी इस तरह से ट्रोल करेंगे कि आपके सम्मान को हानि पहुंचे। ये क्या कहलाता है? जैसे आजकल ट्रोलिंग का बहुत चल रहा है ना, कोई भी एक क्लिप उठाकर इस तरह से पोस्ट कर देते हैं, उसको एआई के थ्रू बनाकर ऐसे पोस्ट कर देते हैं कि आपके सम्मान की हानि हो, वही क्या कहलाती है? साइबर मानहानि कहलाती है। किसके थ्रू करी जाती है? कंप्यूटर या इंटरनेट के थ्रू, राइट। साइबर शब्द जुड़ते ही आपको याद रखना है कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी होगा, ठीक है। वित्तीय अपराध, वित्तीय अपराध की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग, इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से किया गया अपराध क्या कहलाता है? वित्तीय अपराध कहलाता है। ट्रेडिंग वगैरह तो बहुत जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। ट्रेडिंग हो गई, और ये सब जो बैंकिंग वगैरह हो गई, मोबाइल बैंकिंग वगैरह, उसमें उससे क्या होता है, वित्तीय अपराध को भी बढ़ावा मिलता है। बौद्धिक संपदा अपराध क्या है भाई? जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन आदि से संबंधित होता है बौद्धिक संपदा अपराध। कॉपीराइट आप जानते होंगे, पेटेंट कराना जानते होंगे। मान लीजिए ये शर्ट मैंने बनाई, ठीक है, मैंने बनाई तो मैंने इसका पेटेंट ले लिया, राइट, पेटेंट करा लिया। तो सेम ऐसी ही शर्ट कोई दूसरा व्यक्ति सेम नहीं बना सकता, क्योंकि ये मेरा पेटेंट है, ठीक है। कॉपीराइट, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पर क्या होते हैं, मान लीजिए मेरा ये कंटेंट है, ये मेरा कंटेंट है,
और मैं अगर मेरा सेम कंटेंट कॉपी करके कोई दूसरा क्लासेस ले रहा है तो मैं उसको क्या है कॉपीराइट भेज सकती हूँ कि भाई इस पर मेरा कॉपीराइट है, ये मेरा कंटेंट है, मैंने तैयार किया है, आपका इस पर कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से आप चोरी नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाता है, बौद्धिक संपदा अपराधों में गिना जाता है, राइट। वेब जैकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। वेब जैकिंग क्या होती है, किसी वेबसाइट को कब्जे में करने के बाद अपराधी उसे मुक्त करने के लिए फिरौती मांगता है। जैसे मान लीजिए मेरा ये सोशल मीडिया अकाउंट हो या ये यूट्यूब चैनल हो जीएस अभ्यास, क्या करे कोई वेब जैकिंग कर ले, मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको क्या कर ले, वेब जैकिंग कर ले, मेरी वेबसाइट को क्या कर ले, जैक कर ले, कब्जे में, अपने कब्जे में कर ले, और फिर मुझसे कहे कि मैं आपकी वेबसाइट को रिलीज कर दूंगा, आपको आपका चैनल वापस कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे पैसे देने होंगे। तो जो उसे छुड़ाने के लिए जो मुझे पैसा भरना पड़ेगा या जिस पैसे की वो मांग करता है उसी को क्या कहते हैं, फिरौती। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, वेब जैकिंग कहलाता है, यानी कि किसी की वेबसाइट को अपने कब्जे में करके छोड़ने के बदले में कुछ पैसे की डिमांड करना वेब जैकिंग कहलाता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं ऑनलाइन जुआ। ऑनलाइन जुआ क्या होता है भाई, ऑनलाइन जुआ के बारे में देख लेते हैं। जुआ खेलने की सुविधा वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है, जो कि अब क्या हो गई, लीगल हो गई है। मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे ड्रीम 11 हो गया, रमी सर्कल हो गया, है ना, और प्लेइंग 11 हो गया, ये सब क्या है, ऑनलाइन जुए के उदाहरण है। लेकिन उसमें आपको एक लाइन भी मेंशन की जाती है कि इन सभी की लत लग सकती है, अपने वित्तीय जोखिम पर ही इसको खेलें। ठीक है, तो ये एक टैग लाइन भी ऐड कर दी जाती कि भाई ये आपका अपना जोखिम है, ठीक है, इन चीज़ों की लत लग सकती है, जुआ खेलने की लत लग सकती है, तो आपको वहाँ पर अवेयर भी किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप खेलो तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, राइट। ईमेल स्पूफिंग, किसी व्यक्ति या संस्था को ईमेल भेजकर ठग लिया जाना क्या कहलाता है, ईमेल स्पूफिंग कहलाता है। वायरस फैलाना, अपराधी द्वारा ऐसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर भेजे जाते हैं जिसमें वायरस छिपे रहते हैं। एग्जाम्पल, वायरस वर्म, ट्रोजन हॉर्स या लॉजिक हॉर्स, ये सब क्या है, वायरस हैं जो किसी के कंप्यूटर पर भेजकर उनको क्या किया जाता है, उनमें मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर भेजे जाते हैं, जैसे वायरस वर्म हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, लॉजिक हॉर्स हो गया, ये सब ऐसे क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं जो किसी के कंप्यूटर में भेजे जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, वायरस छिपे होते हैं। उससे क्या होती है, आपकी फाइल्स इनक्रिप्ट हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है, राइट। नेक्स्ट देखिए पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी क्या है भाई, वे अपराध जिसमें यौन क्रियाएं दिखाकर उत्तेजना बढ़ाकर पीड़ित से गलत काम करवाया जाता है। इसके बहुत से उदाहरण आपको अब देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया में लोग एक्टिव रहते हैं, राइट, उसमें इस तरह से घटनाएं होती हैं कि किसी को बरगलाकर गलत तरीके से बात करते रहे, और कुछ वीडियो बना लिया, या जो भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरह से आपसे बातचीत करेंगे, फिर आपसे पर्सनल आपकी फ़ोटोज़ मांग लेंगे, वीडियोज़ मांग लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आपके साथ आपको क्या करते हैं, वो धमकाते हैं। ठीक है, अश्लील इमेज, अश्लील वेबसाइट एग्जाम्पल हो गए इसके पोर्नोग्राफी के, राइट। नेक्स्ट देखिए वेब डिफेसमेंट। ठीक है, किसी कंप्यूटर की वेबसाइट में ओरिजिनल होम पेज को हटाकर दूसरा पेज प्रवेश करा दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं, वेब डिफेसमेंट कहते हैं, राइट। याद रह जाएगा, ओरिजिनल जो होम पेज है उसको हटाकर किसी भी वेबसाइट में कोई ऐसा पेज जोड़ देते हैं जिससे क्या होता है, वो साइबर अटैक का शिकार हो जाता है, राइट। नेक्स्ट देखिए रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या है भाई, फिरौती मांगने वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इस प्रकार बनाया जाता है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की सभी फाइलों को इनक्रिप्ट करते ही फिरौती मांगने लगता है।
क्या होता है? रैंसमवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर है? फिरौती मांगने वाला सॉफ्टवेयर है, राइट। बस इतनी ही बात याद रखिए। रैंसमवेयर क्या है? फिरौती मांगने वाला सॉफ्टवेयर है। किसी इस प्रकार से बनाया जाता है कि वो किसी के कंप्यूटर की फाइलों को इनक्रिप्ट करके क्या करता है? सीधे फिरौती मांगने लगता है। अब नेक्स्ट देखिए, साइबर आतंकवाद। सोशल मीडिया साइट्स के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाना। आपको एग्जाम्पल पता ही होंगे, जैसे ISIS है ना, ये सब क्या करते थे, या पाकिस्तान की आतंकी संगठन, ये सभी क्या करते हैं? साइबर आतंकवाद से क्या करते हैं? लोगों तक अपने ऐसे वीडियोस, अपनी ऐसी अपने थॉट को इस तरह से शेयर करेंगे, इस तरह, ताकि लोग क्या है, उनकी बातों में आ जाएं, और इसके थ्रू साइबर आतंकवाद को क्या करते हैं? ये बढ़ावा देते हैं। सोशल मीडिया साइट्स में इस तरह के वीडियोस डालेंगे ताकि लोग उनकी बातों से प्रभावित हों, ब्रेन वॉश कर दें। और जैसे आपने कई उदाहरण इसके देखे होंगे, ISIS में बहुत सारे भारत के भी लोग थे जो अपनी पूरी पूरी फैमिली के साथ वहां पर जाकर भर्ती हो गए थे, और फिर उसके बाद जो हुआ था, उसके बाद तो फिर सारी घटनाएं आपको पता ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख शब्दावलियों में हैकर के बारे में। कंप्यूटर विशेषज्ञ होते हैं जो कुछ भी करने में सक्षम होते हैं, हैकर। मैंने आपको बता दिया, कंप्यूटर के ऐसे, जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना, विज्ञान के क्षेत्र में वो साइंटिस्ट होते हैं, वैसे ही ये हैकर होते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में। इन्हें इतना ज्ञान होता है कि आपकी किसी भी चीज, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी करने में ये सक्षम होते हैं, हैकर कहलाते हैं। क्रैकर क्या होते हैं? कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रणाली को तोड़ने में विशेषज्ञ। किसमें? तोड़ने में विशेषज्ञ। मान लीजिए, जैसे आपने देखा होगा जासूसी की जो भी मूवीज आप देखिए, वहां पर देखते हैं ना, जैसे हमारे जासूस कहीं पर एक्टिव होते हैं, अगर मान लीजिए हमारे भारतीय जासूस पाकिस्तान में एक्टिव है, राइट, तो कभी भी क्या होता है? डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन नहीं होता है, कैसे होता है? कोड के थ्रू होता है, राइट। कोड के थ्रू कॉन्वर्सेशन होता है, उसको क्या करते हैं? क्रैकर जो होते हैं वो तोड़ते हैं, तोड़कर फिर पूरा, जैसे आतंकवादी भी होते हैं, तो आतंकवादी भी कभी भी डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, वो भी कोड के थ्रू बातें करते हैं। तो क्रैकर क्या करते हैं? उन कोड्स को, उन पासवर्ड्स को तोड़ते हैं, देन वो क्या करते हैं? उससे सूचनाएं निकालते हैं, राइट। ये कहलाते हैं क्रैकर। नेक्स्ट आता है साइबर पंक्स। ये क्या है? क्रिप्टोग्राफी विशेषज्ञ होते हैं, जिसमें फिरकस, सूचना संचार या प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ होते हैं, राइट। ये लिख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें नोट क्या है भाई? ईमेल को जारी किए जाने के स्थान का पता नेटवर्क सर्विस दाता द्वारा दिए गए IP एड्रेस से चलता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस पॉइंट को मेंशन कर दिया गया है। IP एड्रेस क्या बताता है? यहाँ पर यह बताया गया है कि ईमेल को जारी किए जाने के स्थान का पता नेटवर्क सर्विस दाता जो है द्वारा दिए गए IP एड्रेस से चलता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको कोई ईमेल भेजी, तो उस ईमेल को कहाँ से भेजा गया है, किस जगह से भेजा गया है, वो नेटवर्क सर्विस दाता द्वारा दिए गए IP एड्रेस से पता चल जाता है। आपके IP एड्रेस से आपने कहाँ से मेल भेजा है उसका पता चल जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अच्छा, IP एड्रेस की फुल फॉर्म लिखी गई है यहाँ पर। IP एड्रेस की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, राइट। IP एड्रेस की फुल फॉर्म बताई गई है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे IP एड्रेस की फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओके, बस यहीं तक था, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक, जो था साइबर क्राइम से रिलेटेड। आई होप आपको सभी शब्दों के अर्थ समझ में आ गए होंगे, किस किस प्रकार से अपराध संचालित होता है वो भी समझ में आ गया होगा, और इनसे कैसे कैसे बचाव किया जा सकता है वो भी मैंने आपको बताया, किन किन चीज़ों से आपको बचना है ये भी मैंने आपको बताया। आई होप आप सभी को आज का ये क्लास सेशन पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने अभी तक GS अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और अपने अपने प्यारे प्यारे सभी दोस्तों को क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए।
कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, गुड बाय।